नाजरीन को प्रवीण मिश्रा का आदाब। आज हम आपकी मुलाकात दूरदर्शन के जानिब से एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं, रविंद्र कुमार नतन, जिनका नाम है। बिहार की धरती पर जन्मे और हिंदी से जिन्होंने स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की, इसके बाद उन्होंने लेखन के कार्य में जो है कदम रखा और कदम रखने के बाद जो है बहुत सारे हिंदी की रचनाएं, कविता, गद्य लेखन के साथ साथ बैंक में एम्प्लॉय भी रहे। वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ सवाल करते हैं उनके जीवन के बारे में और उनके लेखन के बारे में। आप सबको मैं अपनी ओर से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं बिहार से आया हूं, बिहार की धरती पर जन्मा, जैसा कि प्रवीण साहब ने बताया। मेरी शिक्षा भी बिहार में ही हुई और मुझे भारतीय स्टेट बैंक में कार्य करने का मौका मिला और चूँकि हिंदी से मेरा संबंध था, इसलिए भारतीय स्टेट बैंक के हिंदी राजभाषा समन्वय विभाग में मुझे सचिव के पद पर भी कार्य करने का मौका मिला। तो 2007 से मेरी पुस्तकें प्रकाशित होने लगी। वैसे मेरी पहली कविता 1978 में मुजफ्फरपुर बिहार से प्रकाशित होने वाली प्रातः वायु में प्रकाशित हुई थी। फिर लंगट सिंह महाविद्यालय में जब मैं एमए में पढ़ रहा था तो 1978 के नवंबर माह में वहाँ मैं पूरे बिहार यूनिवर्सिटी का एनएसएस का ग्रुप लीडर हुआ करता था। तो वहाँ से एक परिवेश पत्रिका का प्रकाशन हमने किया। उस परिवेश पत्रिका में हमने संपादक का कार्य संपादित किया। तब से साहित्य के प्रति मेरी अभिरुचि जगी। वैसे मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। 42 के आंदोलन में जब वे जेल चले गए थे तो जेल से ही हिंदी साहित्य की ज्योतिर्मयी पत्रिका का प्रकाशन होता था। उसमें वे कविता कहानियाँ लिखते थे, संपादन का काम करते थे। तो जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद उनकी वो रचनाएं, वो किताबें, वो पत्रिकाएं देखने का मौका मिला। तो एक तरह से मुझे पैतृक संपत्ति के रूप में साहित्य का वसीयत मिला, साहित्य की संपत्ति की प्राप्ति। आगे मैं प्रवीण मिश्रा साहब के सवालों का जवाब दूंगा। जैसा जैसा वो सवाल करेंगे उस हिसाब से मैं अपनी बात कहूँगा। आज का जो कार्यक्रम है वह हिंदी और उर्दू कविता और शायरों का सामंजस्य है, जिसमें दोनों के संबंध में बताया जा रहा है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि ये लिखने का सफ़र कहाँ से आपने शुरू किया और कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और ज्योतिर्मयी पत्रिका का संपादन करते थे। तो उनकी वो पत्रिकाएं, उनका वो साहित्य जो सृजन उन्होंने किया था, उसे मुझे पढ़ने का, देखने का मौका मिला। मेरे घर में साहित्यिक वातावरण था तो इससे प्रोत्साहित हुआ। फिर मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी था, लेकिन मेरे बड़े भाई ने कहा, श्री सुधीर कुमार रमन जी ने, कि ये हिंदी में इसका अच्छा है, इसलिए इसे प्रतिष्ठा में हिंदी ही रखवा दिया जाए। तब से मैं हिंदी में प्रतिष्ठा किया और एमए में से हिंदी किया। तो हिंदी के प्रति मेरा रुझान था, क्योंकि हिंदी प्रदेश से मैं आता था और हमारे देश की राजभाषा हिंदी थी, इसलिए मैं हिंदी को अधिक समझा, अधिक बूझा और हिंदी को हमने सेवा दी। हिंदी में हमारी साहित्य की सभी विधाओं में गद्य, पद, समीक्षा, रंगमंचीय, इन सभी विधाओं में हमने कुछ लिखा है। हमारी 5-6 किताबें प्रकाशित हुई है, 8-10 किताबों का हमने संपादन किया है। जी। तो ये प्रारंभिक दिनों के मेरे कार्यकलाप थे। तो रतन जी, आप ये बताइए कि ये पहली पुस्तक आपकी जो प्रकाशित हुई, वो उससे जरा सा परिचय कराइए मेरे। 1976 में मैं एमए का विद्यार्थी था और वहाँ जो विश्वविद्यालय में एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्य चलता था, उसमें मुझे पूरे विश्वविद्यालय का ग्रुप लीडर बना दिया गया था।
तो राष्ट्रीय सेवा योजना से पहली पत्रिका निकली परिवेश, उस परिवेश का मुझे संपादन करने का मौका मिला। डॉक्टर विमलेश्वर प्रसाद सिन्हा उसके संपादक थे और मैं और सुरेंद्र प्रसाद सिंह उसका सह संपादक था। वहीं से समाज पत्रिका निकलती थी मुजफ्फरपुर से, उसमें मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। उसके बाद जब मैं नौकरी में आया तो फिर आगे की गतिविधि चालू रही। तो आपको कैसा महसूस हुआ जब जब पहली कविता आपकी प्रकाशित हुई, तो कैसा महसूस हुआ आपको? मुझे तो लगा कि जैसे मैं लक्ष्य की ओर पहुंच रहा हूं जी। और पहली कविता छपी थी, बड़ा प्रोत्साहित हुआ और अपने पैसे से अधिक पत्रिका का संकलन खरीद कर लोगों में मुफ्त में वितरण किया कि भाई देखिए मेरी पहली कविता छपी है। तो इस तरह से मेरा वो कार्यक्रम शुरू हुआ। अच्छा, लगे हाथों आप जो है, चूंकि हमारा सौभाग्य कि आप यहाँ मौजूद हैं, कोई कविता आप अपनी सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने चर्चा किया चैन शांति सुख का पैगाम, तो चैन शांति सुख का पैगाम देशवासियों के नाम से मेरा पैगाम है जी, संदेश है। जाति धर्म और नफरत का देश में मचा हुआ है संग्राम, कैसे लाऊं अमन देश में चैन शांति सुख का पैगाम। भय भूख और भ्रष्टाचार से परेशान है आज अमन, भूखों को मिलती नहीं रोटी, मुर्दों को कैसे मिले कफन। विविधता में एकता का पैगाम आज हो रहा नाकाम, कैसे लाऊं अमन देश में चैन शांति सुख का पैगाम, चैन शांति का सुख का पैगाम। टप टप चूते छप्पर जिनके जी, टप टप छूते चूते छप्पर जिनके, नहीं है उनके तन पर वसन, कब कितनी किसकी असमत लूटेगी, महिलाओं के टपक रहे नयन। विकास सुशासन की बातें नहीं, बस सत्ता सुख का है संग्राम, कैसे लाऊं अमन देश में चैन शांति सुख का पैगाम। बहुत अच्छे, वाह वाह। भटक रहे हैं न्याय के खातिर, बेसहारा गरीब निर्धन, कैसे कटता यहाँ अमन है, कचोटता बच्चों का रुदन। रविंद्र जी, बहुत अच्छी कविता है। आप किसी ऐसे कवि को बताना चाहेंगे कि जिससे आपकी कविता प्रेरित रही? कविता के क्षेत्र में मैं बहुत लोगों से प्रभावित रहा। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा जी, और खास करके चूंकि बिहार के थे रामधारी सिंह दिनकर जी, तो उनकी कविता भी हमें प्रभावित की। हालांकि वे राष्ट्र कवि थे जी, उन पर कलम उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है, जी जी, लेकिन साहित्यकार होने के नाते मेरी उनकी 4 पंक्ति जो है जी, वो भावुक बना देता है और मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं। उस 4 पंक्ति को आपको सुनाता हूं। जी, स्वागत है। महात्मा गांधी का देहांत हो गया था जी, चारों तरफ रुदन हाहाकार मचा हुआ था, अब कौन संभालेगा देश को। जी, उसमें उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि मिली हुई थी, जी, लेकिन दिनकर जी इतने बड़े कवि भावुक हो गए और भावुकता में कह डाला कि यह लाश मनुज की नहीं, यह लाश मनुज की नहीं, मनुजता के सौभाग्य विधाता की, बापू की अर्थी नहीं चली, अर्थी यह भारत माता की। आपके बहुत सारे संकलन है, कविताओं के बहुत सारे संकलन है, जिसमें आपने जो है काफ़ी कुछ भरा है। किन सामूहिक विषयों को आप जो है समाज के उनको चुनते हैं आप अपनी कविता में लिपिबद्ध करने? मेरी कविता में ज़्यादातर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, समाज सेवा की भावना रहती है। मैं अक्सर देखता हूँ जैसे आज़ादी की लड़ाई हुई तो कितने माताओं के मांग के दमकते सिंदूर धुल गए, कितनी बहनों की लाल राखियां धुल गई, कितने बूढ़े के अंधेरे घरों के चिराग बुझ गए। तो हम ऐसे शहीदों को नमन करने के लिए कविता रचे। आपका आदेश हो तो उसको मैं सुनाऊं। स्वागत है, सुनाइए। शीर्षक है सत सत बार प्रणाम। भारत की आजादी पर जिसने वार दिया जीवन तमाम, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित सत सत बार प्रणाम,
अर्पित सत सत बार बार प्रणाम। कहाँ खो गए वो बलिदानी जिन्होंने आजादी दिलाई, मिटा दिया निज अरमानों को और देश की अस्मिता बचाई। अडिग क्रांति अक्षर योद्धा का था सचमुच आराम हराम, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित सत सत बार प्रणाम। बहुत अच्छा। भुला दिया हमने उनको भी जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जिन चिरागों को रोशन हुआ देश वे बुझ गए आजादी पर। अंग्रेजों के शोषण से इस देश को मुक्ति का किया प्रणाम काम, उन वीर शहीदों को मेरा अर्पित है सत सत बार प्रणाम। अनाचार अन्याय अगर है तो कश्तियां डूब जाती हैं, अभिमान जो हो गया ज्यादा तो हस्तियां सिमट जाती है। अल्पायु में ही देश के कितने सपूत चले गए सुरधाम, अल्पायु में ही देश के कितने सपूत चले गए सुरधाम, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित सत सत बार प्रणाम। बहुत अच्छे। दे सलामी इस तिरंगे को, इस देश की वे हैं पहचान, सर ऊंचा रखना है इसका जब तक जान तब तक है शान। स्वस्थ सुरक्षित सुरभित रहे हमारा यह आव और आवाम, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित सत सत बार प्रणाम। वतन पे मरने वाला ललन, वतन पे मरने वाला ललन और भगत सा रतन चाहिए, मरणोपरांत हो जन्म तो भारत ही हमें वतन चाहिए, भारत ही हमें वतन चाहिए अर्पित सत सत बार। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। हमारे दर्शक अभिभूत हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ रविंद्र जी कि हमारे भारत में दो विधाएं प्रचलित हैं, एक तो शायरी, उर्दू शायरी और हिंदी कविता। तो हिंदी कविता और उर्दू शायरी में आप कितना अंतर समझते हैं? हिंदी और उर्दू नाम दो हैं जी, काम एक है। बहुत अच्छे। हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा है और उर्दू को भी भारत में द्वितीय भाषा के रूप में स्थान प्राप्त है जी। उर्दू के कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो सुनने में काफी आनंदित होता है आदमी। हिंदी के भी कुछ शब्द हैं जिसका अगर अच्छा से प्रयोग किया जाए तो काफी सरस है। तो हिंदी में 4 पंक्ति है कि आदमी में विष इतना भर गया है, वाह, आदमी में विष इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कमाल है। आदमी में विष इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। एक दिन सुनोगे चौराहे पर, एक दिन सुनोगे चौराहे पर, आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है। क्या बात है। शेर में आपको राहत इंदौरी जी, हाँ, राहत इंदौर साहब ने फरमाया कि न हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। समाज को की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो वो 4 पंक्तियों में कहते हैं कि मोहब्बत का सफर दे रहे हैं, मोहब्बत का सफर दे रहे हैं दुनिया को, मोहब्बत का सफर दे रहे हैं दुनिया को। जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते उनको मिलने का पैगाम देते हैं। जो ईद अपने भाइयों से नहीं मिलते, हाँ, उनको ईद मिलने का प्रेम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। सारे शायर जो हैं उन्होंने प्रेम मोहब्बत का पैगाम दिया है, देश को पैगाम दिया है, स्नेह और सौहार्द के वातावरण में चलने का, जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं रहे। यह देश जो है भारत, यह एक उपवन है। जिस तरह से फुलवारी में सभी फूलों को खिलने का अधिकार है, उसी तरह इस हिंदुस्तान में यह एक अकेला देश है पूरे विश्व में जी, जहां हर फूल को फुलवारी में खिलने का मौका मिलता है, चाहे वो हिंदू फूल हो, मुस्लिम फूल हो, सिख फूल हो, ईसाई फूल हो, कोई फूल हो, लेकिन सबको समान अधिकार है अपनी अपनी भाषा, अपने अपने धर्म को चलाने का और अपनी अपनी बात कहने का जी। यहाँ मौलिक अधिकार है और हम सब भाई के रूप में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, कभी नहीं करते लड़ाई। इस तरह का वातावरण, इस तरह का माहौल यहाँ के शायरों ने, यहाँ के कवियों ने स्थापित किया है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा
कि आज के जो कवि हैं, जो कविता लिखते हैं या शायरी करते हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे कि उनको किन सामायिक विषयों को चुनना चाहिए? देखिए, बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम चाहेंगे जरा कि कम लोग समय है। नफरत की दीवार को दूर करें। जी, समाज में ईर्ष्या, द्वेष, अभी अभी आपको होली का त्योहार गुजरा है। होली में एक संबत जलता है होली के त्योहार के पहले। उस संबत का यही मतलब होता है कि जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी ईर्ष्या, द्वेष और नफरत है, उसको उस संबत में जला दो और सब गले गले मिलो। आज जो है पूरे देश में ईर्ष्या, द्वेष, आपसी तनाव फैला हुआ है। इसको दूर करने के लिए बस एक लाइन में है कि नफरत को दूर करो, स्नेह, सौहार्द, प्रेम और प्यार का पैगाम दो। रविंद्र रतन जी हमारे बीच में आज मौजूद थे और हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये हमारा प्रोग्राम सराहा। रविंद्र रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सागरे सहबा दिखाई दे, वो लब के जैसे सागरे सहबा दिखाई दे, वो लब के जैसे सागरे सहबा दिखाई दे, जुम्बिश जो हो तो जाम छलकता दिखाई दे, वो लब के जैसे सागरे सहबा दिखाई दे, जुम्बिश जो हो तो जाम छलकता दिखाई दे, वो लब के जैसे सागरे सहबा दिखाई दे। दरिया में यूं तो होते हैं कतरे ही कतरे सब, दरिया में यूं तो होते हैं कतरे ही कतरे सब, कतरा वही है जिस्म की दरिया दिखाई दे, कतरा वही है जिस्म की दरिया दिखाई दे, जुम्बिश जो हो तो जाम छलकता दिखाई दे,
कहें उसे, पत्थर ना क्यों कहें। क्यों आईना कहें उसे, पत्थर ना क्यों कहें। क्यों आईना कहें उसे, पत्थर ना क्यों कहें। जिस आईने में अक्स ना उनका दिखाई दे, जिस आईने में अक्स ना उनका दिखाई दे। जुम्बिश जो हो तो जाम छलकता दिखाई दे। वो लब के जैसे सागरे सहबा दिखाई दे। वो लब के जैसे सागरे सहबा दिखाई दे। उस तिश्न लब के नींद न टूटे दुआ करो। उस तिश्न लब के नींद न टूटे दुआ करो। जिस तिश्न लब को ख्वाब में दरिया दिखाई दे। जिस तिश्न लब को ख्वाब में दरिया दिखाई दे। जुम्बिश जो हो तो जाम छलकता दिखाई दे। वो लब के जैसे सागरे सहबा दिखाई दे। वो लब के जैसे सागरे सहबा दिखाई दे। जुम्बिश जो हो तो जाम छलकता दिखाई दे। वो लब के जैसे सागरे सहबा दिखाई दे। सहबा दिखाई दे। सहबा दिखाई दे।